नमस्कार। नाम डॉक्टर अनिल मंगलवार। एक छोटी सी फैमिली, वाइफ भी डॉक्टर है, बेटा अभी बीई कर रहा है। मैं बल्लारशाह से हूँ और मेरा सब्जेक्ट रहा है डायबिटीज़, और इस डायबिटीज़ सब्जेक्ट को नियर अबाउट 20 साल के ऊपर हो रहे हैं। और मेरा पैशन है कि मैं अपने देश से डायबिटीज़ जैसे बीमारियों को ठीक कर पाऊँ, लोगों को सिखा सकूँ कि वो इस चीज़ से कैसे निरोगी जी सकें। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं ऋषिदेव राय 28/2/2004 को पैड को निकला घूमने के लिए। उस टाइम सूख का आवाज़ आया। सूख का आवाज़ आने के बाद में कमर में दर्द हो गया। अब 10 कदम चलने पर ही दर्द होता था, 2 कदम चलने पर ही दर्द होता था। भीड़ लेने में या बैठने में कोई तकलीफ नहीं होता था। अच्छे से डॉक्टरों से मैं मिलने के बाद कोई प्रथम सलाह दिया, कोई सलाह दिया। उसके बाद फिर डॉक्टर बंगलवार पास भी आया। उन्होंने देखने के बाद 15 दिन का समय लिया और 15 दिन की दवा दिया। उसके बाद 15 दिन के अंदर मुझे ड्यूटी पर चढ़ा दिया। कम से कम तो 60% उसमें फायदा हुआ मुझे। उसके बाद धीरे धीरे इलाज चलते रहा। इलाज चलने के बाद 4-6 महीने के बाद फिर मुझे शुगर मालूम हुआ। चेक कराने के बाद शुगर मालूम हुआ। शुगर के लिए उनको बुलाने के बाद एक खुराक दाम शाम को दवा दिया और बोला फिर कल मैं सवेरे आऊँगा। एक खुराक दवा देने के बाद जब उन्होंने दूसरे दिन आए चेक करने के लिए तो काफ़ी फर्क पड़ गया था। उन्होंने बोला अंकल जी मैं इलाज करूँगा। इलाज किया। उनके इलाज से शुगर नॉर्मल चल रहा है। उसी भी जब शुगर का दवा चालू किया उन्होंने तो बाएं साइड में पीछे में मुझे पत्थर जैसे कुछ मालूम हुआ मुझे, मटर बराबर। उसको मैंने देखा, हाथ लगा के धला, नरम आ गया था। मैं बताया बंगलवार जी को। बंगलवार जी ने बोला कि इसको रहने दीजिए, कम से कम 24 घंटा और पक जाने दीजिए। उसके बाद पक जाने के बाद फिर फट गया। फटने के बाद बुलाया बंगलवार जी को। उन्होंने नोवा दवा बना कर दिया था, जड़ी बूटी मिला करके। उसी दवा से उन्होंने मलहम से उस फोड़े को ठीक कर दिया। और वो दवा मलहम जो दिया था वो कब दिया था, जब कमर में दर्द था तब। उसी नोए को मैं कमर में बांधता था, पैर में बांधता था। और बांधते बांधते 15 दिन में मुझे ड्यूटी पे चढ़ा दिया और कोई दवा दूसरा नहीं चला। लेकिन कमल जो बंगलवार जी इलाज करते हैं उनसे मधुमेह वाले पेशेंट अगर इलाज कराए तो काफ़ी फायदे में रहेंगे और इस बीमारी से हो सकता मुक्ति भी पा जाए। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, माझे डॉक्टर अंजली बंगलवार। मी मागल्या 15 वर्षापासून बल्लारशाहमध्ये प्रॅक्टिस करते। 15 ते 20 वर्ष होते आणि 15 वर्ष झाले मला इन्फर्टिलिटीवर मी काम करते। मेल फिमेल दोघांवर मी काम करते आणि त्याच्यासाठी पूर्ण मला सपोर्ट केला आहे डॉक्टर बंगलवारने, की ज्यांच्या रिसर्चमध्ये कामात आलेलं आहे। आणि इतके सारे केसेस आहे माझ्याकडे की ते चांगले घरचे लोक हॉस्पिटलला गेल्याच्या नंतर त्यांचं काही काउन्सिलिंग होत नाही, त्यांना खोटं सांगितलं जाते। रिपोर्ट सर्व नॉर्मल असताना सुद्धा म्हणतात की हां होऊन जाणार, लेकरं होऊन जाणार तुम्हाला, असं त्यांना सांगते, खोटी आशा देतात। पण मी असं खोटी आशा देणं मला पसंत नाही। त्याच्यामुळे सीधं बोललेलं मला नेहमी आवडतं आणि याच्यामुळेच मी आज इतके सारे केसेस सॉल्व केलेले आहे। इन्फर्टिलिटीमध्ये खूप असे घर आहे की ज्यांचं डिवोर्स झालेलं आहे, त्यांचं कधी पतीला सोडून दिलं तर कधी पतीला सोडून दिलेलं आहे आणि सासू सासऱ्यांनी खूप त्रास दिलेला आहे। असे पण लोक आहे माझ्याकडे। पण जेव्हा त्यांच्या ध्यानामध्ये आलं की बा हे एक हेल्थ इश्यू आहे, याला आपण प्रॉब्लेम सॉल्व केला तर होऊ शकते, तर त्याच्यामुळे खूप सारे घरं पण वाचले आहे माझ्यामुळे। आणि काही इन्फेक्शन आहे जे बॉडीमध्ये राहतात, पण काही डॉक्टर त्यांना निग्लेक्ट करतात आणि काही त्याला खोदून काढतात। तर ते खोदण्याचं काम केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण जितकी पण मेडिसिनची गरज पडली आहे, मला डॉक्टर मंगलवारने मला पूर्ण मेडिसिनचे फॉर्म्युले हे तर सर्व मला त्यांनी सपोर्ट केलेलं आहे। त्याच्यामुळे मी जितकं काम करते त्याच्यामध्ये पूर्ण सहयोग डॉक्टर मंगलवार साहेबांचा आहे। कारण की जर त्यांनी मला सपोर्ट नाही केला असता आणि त्यांनी माझी हिम्मत नाही वाढवली असती तर शायद मी इतकं नाही करू शकले। मेरा नाम रिजवाना शेख टल्लू है।
मेरे को शादी हुई 14 में, 3 साल औलाद नहीं थी मेरे को। किसी ने बताया चंद्रपुर जाओ, किसी ने बताया बड़नेरा में जाओ, सब जगह घूम घूम के आई, उनको औलाद नहीं थी। फिर बाजू वाली काकी ने बोले थे हमको कि नहीं मंगलवारी मैडम के पास में जाके देखो, ट्रीटमेंट करके देखो। फिर हमने 17 में अगस्त में हम लोग मैडम के पास में गए थे। मार्च में मेरे को मेरा बेटा रुका रेहान, 17 में 22 में मेरे को रेहान हुआ, और अभी अगस्त नहीं, अभी सितंबर में 19 सितंबर को मेरा दूसरा बेटा हुआ। आज मैं 2 बच्चे की माँ हूँ। मेरा नाम पूजा राजकरण निषाद है, मैं बस्ती से आई हूँ। और मैं पहले 2 दवाखाने में गई थी। मेरे 2 दवाखाने में डॉक्टरों ने कह दिया कि बच्चा नहीं होगा। बच्चा खाने में गठान भी थी, इन्होंने नहीं बताया मुझे डॉक्टर ने। फिर बाजू वालों ने मुझे मंगलवार मैडम का नाम बताया। मैं मंगलवार मैडम के पास आई। मंगलवार मैडम ने मेरा ट्रीटमेंट 2 साल किया। अगस्त से मैंने ट्रीटमेंट चालू किया और दिसंबर में मेरा महीना रुक गया। बच्चा ना होने के कारण मुझे लोगों ने बहुत सुनाया, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और बच्चे नहीं है घर में तो अच्छा भी नहीं लगता था। अब बच्चे भी हो गए और लोगों ने भी बोलना बंद कर लिया। वो मेरी बेटी है, इसका नाम मैंने हिमांशी रखा है, और मैं मंगलवार मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार, माझं नाव गीता अनिल तामगाडगे आहे. आमचं गाव कोटोडा, तालुका कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर. मी पुष्कळ दवाखाने केले होते. पहिलं स्टार्टिंगला राहिलं, 2 मुलं होते, 2 मुलं होते. 7व्या महिन्यापर्यंत राहिले. 7व्या महिन्यानंतर काय दुःख नाही, काही नाही, असेच गेले. त्या काही जगले नाही. त्याच्यानंतर पुन्हा मग 3 वर्ष काहीच नव्हतं. त्यामुळे आम्ही मग बहुत दवाखाने पाहिले. इथं तिथं बहुत ठिकाणी गेलो होतो, चंद्रपूरला वगैरे इथं तिथं गेलतो, पण काहीच फायदा नाही झाला. पुन्हा आणखीन 3 वर्षानंतर राहिलं. पुन्हा आणखीन 3 वर्षानंतर राहिल्यावर पुन्हा आम्ही आता असंच राहील म्हणून घरीच होतो. असंच कोणतेही दवाखाने करत राहिलो. पुन्हा आणखीन 4 महिन्यात तसंच झालं. आता कसं करायचं म्हणून पुन्हा आणखीन आम्ही आता कोटोकडे इकडं तिकडं पुन्हा गेलतो, तरी आमचा काही फायदा झाला नाही. मग नंतर आम्हाला सांगितलं होतं की बाई इथं मंगलवार मॅडम राहते, ती मॅडम चांगली आहे, तिथं जाऊन पाहू. मग आम्ही इथं गेलो, इथं आलो मंगलवार मॅडमकडं. तर आम्हाला आता गुण आलं. हे आमचं छोटंसं मुलगा. नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश पंडरी रिंगने है. मैं शहवाड़ में रहता हूँ. हमारे को 9 साल से बहुत परेशानी थी. हमारे को दूसरा बच्चा नहीं हो रहा था. तो हमारे को एक जन ने बताया कि भाई फलाने मैडम के पास जाओ और आप वहाँ पे अपना इलाज कराओ दोनों जाके, तो आपको फायदा हो जाएगा. तो हम एक दिन मैडम के पास आए, मंगलवार मैडम के पास में आए. उनको हम दोनों ने चेक किया. हम दोनों एक पास में आके बताया इनको हमारे प्रॉब्लम, 9 साल से हमको नहीं हो रहा दूसरा. उन्होंने हमारे को बताया कि भाई तुम स्टेटमेंट कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे. तो हमने बोले कि ठीक है भाई मैडम आप बोलो तो हम करते हैं. तो फिर मैडम ने कुछ दवाई दी हमको. पहले चेकअप करने के लिए लगाया मिसेस के लिए. ये मेरी मिसेस है अर्चना रिंगने, और ये मेरी लड़की है दूसरी. तो हम चंद्रपुर जाके सोनोग्राफी की. उसके बाद में मैडम ने हमको दवाई दी है. दवाई के बाद में 1.5 महीने में हमको फर्क आया है. उसके बाद में जो दवाई ली है हमने, उसके बाद में फायदा ही फायदा होगा. आणि आज जितके भी पेशंट आले आहे तुमच्या समोर आलेले आहे, भरपूर पेशंट आहे, पण बाहेर गावी काही असल्यामुळे आम्ही थोड्याच लोकांना बोलवलं आहे आणि तुमच्या समोरच त्या लोकांनी सर्व काही सांगितलं. माझ्याकडे जितके भी मुली आले आहे, काहीचं वय कमी आहे, काही लोकांचं जास्त आहे, त्यांना ते मुलं न होण्याच्या मागचं कारण त्या लोकांना समजलंच नाही. डॉक्टर लोकांनी त्यांना ते काही सांगितलेलं नाही. पण पॉलिसिस्ट ओव्हरी, PCOS किंवा PCOD किंवा थायरॉइड, इनरेग्युलर मेन्सेस, याच्यामुळे त्या लोकांना मुलंबाळ नाही झालेलं आहे. आणि काही मेलमध्ये इनफर्टिलिटीचा जो प्रॉब्लेम आलेला आहे स्टेरिलिटीचा, तर काही कमी राहणे, जंतू कमी असणे, त्यांना जेव्हा जंतू कमी राहणार तर मुलंबाळ व्हायला तर त्रास होणारच आहे. आणि काही लोकांच्या गर्भाशयावर सुजन असतात, तर त्याच्यामुळे सुद्धा मुलंबाळ होत नाही. आणि कधी कधी दोन्ही रिपोर्ट नॉर्मल असताना सुद्धा हार्मोन्स सपोर्ट करत नाही, तर त्याच्यामुळे सुद्धा मुलंबाळ होत नाही त्या लोकांना. पण जेव्हा आम्ही त्यांचं जेव्हा ट्रीटमेंट करतो तर आम्हाला माहिती पडून जाते आणि पेशंटला पण समजून येतं की नाही बा आता आपलं ट्रीटमेंट सही दिशेनं जाऊन राहिलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे ह्या लोकांना प्रेग्नन्सी थांबून जाते.
काही लोकांना 4 महिने लागते, काही लोकांना 6 महिने लागते, काही लोकांना 8 महिने लागते, काही लोकांना 9 महिने लागते. माझ्याकडे काही मुली अशा आहे की ज्यांना 18 वर्षाच्या नंतर मुलं बाळ झालेले आहेत. काही लोकांना 9 वर्षाच्या नंतर झालेले आहे, काही लोकांना 5 वर्षाच्या नंतर झालेले आहे, काही लोकांना 1 वर्षाच्या नंतर, काही 3 वर्षाच्या नंतर. असे माझ्याकडे भरपूर केसेस आहे की सर्वांच्या टाईम जो होता तो भरपूर गेलेला होता, पण ट्रीटमेंटमुळे ते नॉर्मल झालेलं आहे. आणि हे काही अशी घाबरण्यासारखी वस्तू नाही आहे की बा मुलं बाळ होत नाही आहे म्हणून आपण सोडून दिलेलं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहे, असं नाही आहे. आपण त्याचं ट्रीटमेंट करून सही दिशेनं चालून एक प्रोसेस जो आहे तो प्रोसेस सही पाहिजे. जर प्रोसेस सही राहणार तर ट्रीटमेंट सही होते आणि डायग्नोज सही राहणार तर औषधं बरोबर लागतात. जर डायग्नोज चुकीचं राहिलं तर तुम्ही कितीही औषधी घ्या ते ट्रीटमेंट होत नाही. आणि घाबरण्यासारखी काहीच वस्तू नाही आहे. डॉक्टर लोकांनी त्यांना घाबरून सोडलेलं आहे, आता तुम्हाला मुलं बाळ होणार नाही, असं होणार नाही, हे सर्व डॉक्टर लोकांनी केलेलं आहे. आणि राहिली गोष्ट, काही लोकांना गर्भ थांबते, 4 महिने झाले की अबॉर्शन होऊन जाते, हॅबिच्युअल अबॉर्शन होते, मिक्स अबॉर्शन होते, थ्रेड अबॉर्शन होते. आणि काही लोकांना 5-5 वर्ष, 6-6 वर्षामध्ये जे मुलं बाळ होतात आणि अबॉर्शन होऊन जाते. तर त्याच्या मागचं जे शोधून काढायचं जे आहे, तुमची जे आजार जो शोधून काढायचा आहे तो असतो टच इन्फेक्शन, जो बाळाची ग्रोथ होऊ देत नाही. थांबलं प्रेग्नेन्सी तरी पण त्या बाळाला नुकसान होते, अपंग होणार किंवा त्याला शरीराचा कोणता भाग नाही राहणार, डोळे नाही राहणार किंवा हाडं नाही बनणार, हा सर्व प्रकार त्याच्यामध्ये दिसून येतो. पण डॉक्टर लोक त्याच्याकडे बिलकुल लक्ष देत नाही आणि जो शोधून काढतो तो सक्सेस आहे. आणि आज माझ्याकडे जितके पण मी शोधून काढलेले आहे तुमच्या सांगू, आणि याच्यामुळे सगळे मुलं बाळ झालेले आहे आणि आज बिलकुल सुरक्षित आहे मुलं. आणि फर्स्ट टाइम जेव्हा ट्रीटमेंट केलं तेव्हाच त्यांना मला ट्रीटमेंट करायची गरज पडली, सेकंड टाइम मला ट्रीटमेंट करायची गरज पडली नाही आणि त्यांना सेकंड टाइम सुद्धा मुलं बाळ झाले. नमस्कार, मैं एडवोकेट किशोर मधुकर पुसलवार बल्लारपुर का रहिवासी हूँ और पिछले 10 साल से वकालत के पेशे में, उसके पहले कुछ डिपार्टमेंट में जॉब करता था. आज पिछले 10 सालों से मैं अनिल मंगलवार जी से जुड़ा हूँ और एक अलग सा नाता बन गया है उनसे. हमारे पेशे से जुड़े हुए मुद्दों के साथ में एज एक क्लाइंट की तरह हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन बाद में सामाजिक, राजनीतिक और हेल्थ डिपार्टमेंट और स्पेशली राजीव भाई दीक्षित जी के कार्यक्रम का 2012 में हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था. उसमें हमने एक लीडिंग सब्जेक्ट्स रखे सभी के सामने कि स्वदेशी चिकित्सा का विषय जो था वो बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा था, जिसको लेकर हमने लोगों को बहुत जागरूक किया और बहुत सारे लोगों को उस बात का प्रत्यक्ष रूप से फायदा भी हुआ. अब रहा सवाल कि अनिल जी क्या है. अनिल जी मेरे लिए एक बड़े भाई, एक मित्र, एक मोटिवेटर और एक फिलोसोफर, जिनके द्वारा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी बुरी दौर में उनसे कुछ अच्छी बातें सीखी कि अपने अस्तित्व के लिए अपन किस तरह से लड़ सकते हैं, किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं और हमारी पहल हमारे को कहाँ किस के अच्छे सकारात्मक परिणाम दे सकती है. उन्होंने मुझे एक बार द सीक्रेट करके एक फाइल दी थी. वो फाइल में हमेशा जब भी मैं मोटिवेट होना चाहता हूँ तो मैं वो फाइल शाम को कभी लैपटॉप में देख लेता हूँ, तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है. इन सब बातों के अलावा तो सोशल इनिशिएटिव्स, जनहित अधिकार समिति करके हमने एक कमेटी बनाई थी 2012 के दरमियान, जिसमें मैं उनसे मुलाकात हुई और बल्लारपुर शहर के खूब बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पर, खास तौर पे जो उनके पर्सनली डॉक्टर अनिल मंगलवार जी के क्षेत्र में आने वाले विषय थे, उनके मार्गदर्शन से बहुत सारे मुद्दों को हमने सकारात्मक रूप से प्रतिनिधित्व किया और बहुत सारे सामाजिक रूप से उनका अंजाम भी दिया. साथ ही साथ पॉलिटिकल भी हमारे व्यूज जुड़े हुए हैं. ईमानदार राजनीति के लिए वो भी हमेशा प्रेरित होते थे, हम भी करते थे. साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके अलावा जब कभी किसी गरीब की अगर मदद करनी होती, या विद्यार्थी हो या फिर वो किसी सामाजिक पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों ना हो, उन सब लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उनके घर के आंगन तक जाकर हम उनसे मुलाकात करना, उन सारे प्रक्रियाओं में इनका सबसे बड़ा सकारात्मक अनुभव और इनका जो पहल होती थी वो बड़े देखने लायक और हमें आश्चर्यचकित करने वाली होती थी. क्योंकि एक डॉक्टर दर्जे का आदमी लोगों को इतने तबके में जाके काम करके देना और उनके लिए हमेशा तत्पर रहना, ये एक बहुत अविश्वसनीय विषय था हमारे लिए. तो आज भी वो बरकरार है. अब उनको हम नए रूप में देख रहे हैं, एक बिजनेसमैन के रूप में,
जो एक अच्छे लीडर की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं, जो बहुत सारे बेरोजगार वर्ग के लोगों को मार्गदर्शन करना, उनको प्रोत्साहित करना, उन्हें कुछ अच्छे नए विषयों के साथ जोड़ना, उनके जीवन के लिए एक दिशा निर्देशन करना, ये एक अभूतपूर्व काम जो सामाजिक तौर पे से या फिर आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जो थे उन लोगों को काम करना। सो दिस इज द वे वो जीते हैं और जीने के लिए हम जैसे लोगों को भी राह दिखाते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम पर्सनली एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि भावी भविष्य के लिए हम जैसे युवा वर्ग और हम जैसे और भी मित्रगण जो उनके मदद या उनके साथ उनके संपर्क में आते हैं, उन्हें वे ऐसे दिशा निर्देश करते रहे और मोटिवेट करते रहे। इसी शुभकामना के साथ उन्हें मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं और उन्हें आने वाले भविष्य में जो बिजनेस टास्क होगा या हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो विषय होंगे, जैसा कि हमने स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए लोगों का टीकाकरण न करते हुए उन्हें एक डोज दिया करते थे, होम्योपैथी का उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया हुआ था, वो भी उसी के माध्यम से भी हमने हजारों लोगों को सेवा की। और उसके मुख्य सूत्रधार अनिल जी थे और एक डॉक्टर थे जो हमारे भी मित्र थे। तो ऐसे हमने काम किया। मैं आशा करता हूँ कि उनके माध्यम से ऐसे अच्छे और बहुत अच्छे काम होते रहे और हम जैसे लोगों को प्रेरणा मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत एक बेस्ट करियर से करना चाहा, जिसमें मैंने चूज़ किया कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ। लेकिन परसेंटेज कम पढ़ने की वजह से मैं MBBS डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन BEMS मतलब नेचुरोपैथी डॉक्टर बनने का मैंने ठाना। उस समय सोर्सेस नहीं थे कि भाई ये पैथी बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर एक टैलेंट के माध्यम से भी अगर मैं इसे बड़ा बना पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, और मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। कॉलेज लाइफ होने के बाद में हर डॉक्टर को लगता है कि भाई वो प्रैक्टिस शुरू करे, और उस समय में एलोपैथी का बहुत बड़ा मार्केट था। हर कोई चाहता था कि मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करूं, अगर वो BMS है, BHMS है, होम्योपैथिक नेचुरोपैथी जो भी है, वो हर कोई डॉक्टर एलोपैथी करना चाहता। तो मैंने भी वैसे ही जीवन शैली शुरू की। शुरुआत हुई थी शास्त्री से। 1997 में मैंने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की। मैंने भी सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर दर्द, मतलब जो जनरल प्रैक्टिस मैंने शुरू की। लेकिन उस जनरल प्रैक्टिस में मैंने देखा कि अस्थमा के पेशेंट क्योर नहीं हो पा रहे थे या ठीक नहीं हो पा रहे थे। वो मेरे जर्नी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और साथ साथ में पाइल्स जैसे पेशेंट बहुत दिनों से परेशान थे। मैंने देखा कि एलोपैथी में हम सिर्फ सिम्टोमेटिक रिजल्ट्स दे पा रहे थे, लेकिन पेशेंट को जो सेटिस्फेक्शन देना चाहिए एक डॉक्टर होने के नाते, सिर्फ मेरा ये फर्ज नहीं था कि उनको मैं सिम्टोमेटिक रिजल्ट दूँ। बार बार आते जाएंगे, मैं बार बार दवा देते जाऊंगा। और मैंने जब स्टडी की तो पता चला कि एलोपैथी रिजल्ट देने के साथ साथ, मतलब सिम्टोमेटिक रिजल्ट्स के साथ साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स पीछे छोड़ रहा है। और वो साइड इफेक्ट्स हो सकता है उसके जीवन में आने वाले कल में एक ऐसी बीमारी के रूप में जन्म ले जो एक खतरनाक बीमारी बन जाए, किसी का लीवर खराब हो जाए, किसी की। ये मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने स्टडी स्टार्ट की और उस समय में सबसे पहले पाइल्स के ऊपर में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने अपने पैथी से लिए। जिस पैथी पे मुझे गर्व होना उस समय चाहिए था, लेकिन हम एलोपैथी की तरफ बढ़ रहे थे। वो पैथी का नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स 2 से 3 दिन में रिजल्ट्स दिए, 15-20 दिन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स में दिए। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरी स्टडी स्टार्ट हुई। सेकेंड डिजीज अस्थमा के रूप में मेरे सामने में आया, एलर्जिक अस्थमा। नज़दीक पास 15-20 सालों से एक पेशेंट अस्थमा से परेशान था और मैंने अपने पैथी से उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स 3 महीने में दिए। वहाँ से मेरे स्टडी की जर्नी स्टार्ट हुई और मैं डायबिटीज़ पर आया। और मैंने सोचा क्यों ना जीवन में कोई ऐसी बीमारी पकड़ी जाए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सफल जीवन चाहिए, मुझे ऐसा उस समय लगता था, तो कुछ कह सकते हैं आपकी एक यूनिक चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। तो मैं उसके खोज में था। तो डायबिटीज़ सब्जेक्ट मुझे उस समय में यूनिक लगा और मैंने इसकी स्टडी की तो देखा कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म हमारे देश में बढ़ने वाला है और इसके ऊपर में फ़िलहाल के तौर पे कोई रिजल्ट्स नहीं है। तो ये सन 99 की बात है, जिस समय मैंने डायबिटीज़ के विषय को अच्छे से लिया, रिजल्ट्स लिए। तो उस समय मेरे पापा भी इससे सफ़र कर रहे थे, मेरा एक दोस्त था, उनकी बहन भी इससे सफ़र कर रही थी। और इन्हें मैंने 7-8 महीने से लेकर 1.5 साल के बीच में, यूँ कह सकते हैं रिवर्स डायबिटीज़, संवैधानिक तौर पर मैं इसे क्योर नहीं कह सकता, लेकिन रिवर्स डायबिटीज़ पेशेंट ठीक होने लग गए थे। और मेरे पापा भी 4-5 साल डायबिटीज़ पे दवा न लेते हुए ठीक रहे, ना मेरी दवा ना। तो ऐसे रिजल्ट्स को मैंने सामने रखने की कोशिश की और 2004 में डायबिटीज़ सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हो चुके थे, रिवर्स हो चुके थे।
तो मैंने शास्त्री नज़दीक पास 2002 में छोड़ दी और बल्लारशाह में आया, क्योंकि गांव में मैं रिसर्च नहीं कर सकता था और बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करना है तो गांव में मैं नहीं रह सकता था। तो इस हिसाब से मैं अपने बल्लारशाह में आया, बल्लारशाह में प्रैक्टिस की। तो बहुत तकलीफों से दिन गुजरते हैं। बल्लारशाह में मेरे जो पुराने डॉक्टर्स फ्रेंड्स थे जिनके पास मैं जनरल प्रैक्टिस के लिए जाया करता था, 2 डॉक्टर्स थे, मैं नाम नहीं ले सकता। अपेक्षा होती थी कि उन लोगों से कुछ सपोर्ट मिले। मैंने अपने सारे रिसर्च, अपने सारे विचार उन लोगों के सामने रखे, लेकिन हर कोई एक ही बात कहता था कि बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर सकते, आप क्या है। तो दिल में चिंगारी थी और यही लोग मेरे जीवन के सबसे बड़े मोटिवेटर बने। जो ना बोलते थे तो मेरी हिम्मत और बढ़ती थी और मैं ऐसा कैसा नहीं होता करके आगे बढ़ता था। और मैंने एक चैलेंज करने का सोचा और थ्रू राष्ट्रपति, उस समय APJ अब्दुल कलाम जी थे, और वैसे सफर में 2004 में मैंने एक चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को किया डायबिटीज़ के ऊपर में, कि डायबिटीज़ इज नॉट अ डिजीज, इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जिस प्रकार से लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो प्रॉपर डायग्नोसिस डायबिटीज़ के पीछे हो रहा है, वो मुझे नहीं जम रहा था। और मैं चाहता था कि ये मैं मिनिस्ट्री के सामने रखूँ, मुझे भी रिसर्च करने का मौका मिले, मुझे भी स्टडी करने का मौका मिले उनके प्लेटफॉर्म पर, बड़े लेवल पर। लेकिन मैंने देखा कि एलोपैथी का मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ पर, और वो नहीं चाहते कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक में कोई रिसर्च यहाँ पे आए, और ये सच्चाई है जीवन की। और ऐसे समय मैंने MD किया अपने ही पैथी में। तो मुंबई में एक बहुत बड़े सेमिनार में मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भगवती प्रसाद वहाँ पे थे, और उनके सामने में मुझे सब्जेक्ट रखने का मौका मिला था। और उन्होंने सुना तो मुझे बाद में डिनर के समय में मुझे बुला के बोला है कि बेटा, हमारे देश में अगर रिसर्च करना है तो आपको पब्लिक सिंपैथी की ज़रूरत है, आप अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार कीजिए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, उनके वो शब्द, और मैं जीवन में आगे बढ़ता चला गया। और आज डायबिटीज़ में सफल होने के साथ साथ, मतलब डायबिटीज़ में 2 प्रकार होते हैं। तो मैंने देखा कि डायबिटीज़ अकेली समस्या नहीं है, डायबिटीज़ के साथ साथ में थायराइड भी समस्या बनते जा रही थी, PCOD की केसेस है वो भी समस्या बनते जा रही थी। और ये सारे जो डिजीजेज आज बताए जा रहे हैं वो दिखने में तो अलग है, लेकिन है एक ही जड़। और जब मैंने समझा और मैंने देखा कि भाई ये घर घर में बताना ज़रूरी है, तो मैंने छोटे छोटे इवेंट्स लेने शुरू किए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेने शुरू किए और घर घर में इनको पहुंचाना चाहता था। और ऐसे चलते चलते IMC एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे डायरेक्ट चैनल के माध्यम से, कि मेरे पास जो नॉलेज है, कभी अगर मैं गुजर जाऊँ तो मेरे देश का क्या होगा। देश के पढ़े लिखे लोगों को भी देखता हूँ तो मुझे तरस आता है बहुत सारे लोगों पर, कि हम सिर्फ वन वे देख रहे हैं, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, हम सच देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सच तो ये है दोस्तों कि आज जो डायबिटीज, थायराइड जो समस्या है, कहीं ना कहीं हम किसी षड्यंत्र के शिकार होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे तो है, लेकिन वो नॉलेज हमसे छूटा जा रहा है, जिसके वजह से इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक हेल्थ अवेयरनेस का विषय था 2004 में, तो मैंने मीडिया के सामने सारे सब्जेक्ट रखे ही थे। अब मैं IMC के माध्यम से घर घर, हर घर में, हर देश के हर कोने कोने में, हर शहर में इस विषय को लेकर आ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग इन बीमारियों से दूर रहे, इस बीमारी को आने ही ना दे, और जिनको हो चुकी है यहाँ से निकलने का रास्ता आसान है, बस समझने की ज़रूरत है। और ये मेरे सारे विषय लोगों तक पहुँचे, इसकी मेरी सोच है, ये पैशन बन चुका है। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या ऐसे DNA दे दिए हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, हर घर की गृहिणी आज इन विषयों को समझे, और वो घर की गृहिणी ही डॉक्टर है, जो किचन में हर परिवार को परोसती है खाना, और उसमें कहीं तो भी गलतियाँ छुपी हुई हैं, और वो गलतियों को हम ठीक करके डायबिटीज जैसे, थायराइड जैसे बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। और यही मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं अशोक कुलवंशी बोल रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सीने में दर्द होने लगा। एक्चुअली दर्द हो गया, मैं नॉर्मल डॉक्टर में गया, उसके बाद में मुझे ऑफर कर दिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। वहाँ मेरा टूटी करे डॉक्टर ने, उनको फिर भी समझ में नहीं आया, बोले आप एंजियोग्राफी करना पड़ता। ऐसे सब घबरा गए, फिर भी एंजियोग्राफी कराया, उसमें 90% ब्लॉकेज निकला। सर मैं एडमिट हुआ जब, तो मेरे सामने कंडीशन ऐसे लगे, पैसे ही पैसे बोलने लगे। वो पहले बताए 10,000 भरो, वो भरा। उसके बाद बोलते फिर इंजेक्शन लगेगा, एकदम 50,000 का इंजेक्शन बताए। घर के लोग नहीं दे पाए रहे, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट करने लगा, लेकिन मना कर दिया हम लोग ने। उसके बाद फिर बाद में बोले आगे के बाद तुमको 3 लाख के आसपास लगेगा, और एंजियोग्राफी होने का बाईपास सर्जरी बोलते वो लगेगा। वो बाईपास सर्जरी में समझा नहीं, लेकिन मेरे दिमाग से सब बाहर जा रहा था, मैं रोने लगा, सब ये होगा नहीं।
फिर बोले उन्होंने बताया, फिर संस्था का नाम लेके ये गवर्नमेंट सहूलत दे रही है, आप इसमें प्लास्टिक इंजो डाल दो आराम हो जाएगा। लेकिन सर मैं घबरा गया, अगर मैं वो इंजो प्लास्टिक करता हूँ डालता हूँ तो मेरे से काम कैसा होगा। लोगों की ये बातें सुन चुका हूँ लोगों के पास से कि इंजो प्लास्टिक डालने से आदमी तो रहता नॉर्मल, लेकिन हथौड़ा मारना ये मारना हार्ड वर्क नहीं कर सकता। मैं घबरा गया, मैं नहीं किया। फिर उसके बाद मैं ये पैसा ये सब 4-5 लाख का बजट देख के मैं हट गया। फिर हमारे दो मित्र है दोस्त अनिल मंगलवार, उनसे संपर्क किया मैंने। उनने आए वहाँ से बात किए मेरे से और बोले तुम निकलो वहाँ से कैसे करके। हम उनको निकाले, हमने फिर अपना ट्रीटमेंट उन लोग चालू कर दिया। उसके बाद फिर मेरे को बहुत रिलीफ आने लगा। 1 महीने के बाद स्टेप बाय स्टेप करते गया मैं और बिल्कुल रिलीफ हो गए। आज मैं इस कंडीशन में हूँ, हार्ड वर्क काम करता हूँ। आप सामने दिख रहा हूँ कैसा। नमस्कार, मी दमयंती शिंदे, रिटायर्ड शिक्षिका। डॉक्टर मंगलवार साहेब आमच्याकडे 2002 मध्ये किरायाने आले आणि तेव्हा त्यांनी आमच्याकडे दवाखाना टाकला। दवाखान्यापासून सुरुवातीला थोडासा त्यांना त्रास झाला, कारण कुठलीही गोष्ट सुरुवातीला त्रासदायकच होते आणि हळूहळू मग त्यांचं वाढत गेलो आणि त्यांच्याकडे पेशंट येऊ लागले। माझी नणद होती, तिला लकवा मारला होता आणि लकव्याने ती म्हणजे तिकडे गेली, पण त्याच्याने काही फायदा नाही झाला। शेवटी डॉक्टर साहेबांची ट्रीटमेंट घ्यायला सांगितलं मी त्यांना आणि त्यांनी डॉक्टर साहेबांची ट्रीटमेंट पहिलं तर त्या घाबरल्या की माझ्याजवळ पैसा नाही म्हटलं पैशाचं नंतर बघू आपण, पहिले तुम्ही ट्रीटमेंट सुरू करा। त्यांनी डॉक्टर साहेबांची ट्रीटमेंट सुरू केली आणि थोड्या दिवसात त्यांना म्हणजे आराम वाटायला लागला आणि त्या ज्या चालू शकत नव्हत्या त्या मग काही 3 महिन्याच्या ट्रीटमेंट नंतर थोड्या चालू लागल्या आणि चांगल्या बऱ्या झाल्या। असेच बाकीच्या लोकांना त्यांनी मग सांगितलं की मला यांच्यापासून असा फायदा झाला, त्यांच्यापासून असा फायदा झाला आणि त्यामुळे बाकीचे सुद्धा पेशंट लकवेचे वगैरे यांच्याकडे येऊ लागले आणि त्यांनी चॅलेंज करून दाखवलं सर्वांच्या समोर की ही म्हणजे शुगर ही बिमारी बरी झाली लोकांची आणि लोकांनी यांना प्रतिसाद दिला आणि त्याच्यानंतर हे आमच्याकडे 10-12 वर्ष राहिले माझ्या घरी आणि त्याच्यानंतर यांनी मग दुसरीकडे आपला दवाखाना सुरू केला हळूहळू आणि ते समोर वाढतच गेले। अजूनही परमेश्वर त्यांना सद्बुद्धी देव आणि असेच वाढत राहू हीच माझी इच्छा आहे। आज ये जो जर्नी है मेरी एज अभी 47 और ये जर्नी नज़दीक पास सफलता की जर्नी। एजुकेशन को मैं सफलता नहीं मानता, एजुकेशन तो बेसिक होता है। इस सफलता में जो सबसे बड़ा हाथ या सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी वाला रोल जो जिसने निभाया तो वो मेरी वाइफ है। बहुत गरीबी से दिन गुजारा है मैंने, मेरे दोनों परिवार बल्लारशाह में थे और बहुत परिधि से गुजरा। तो वहाँ पे एक संयम के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर मानसिक रूप से जो मुझे शांति मिली या आगे बढ़ने का जो हौसला मिला तो मुझे अपने वाइफ से मिला है। और वो हमेशा बोलती थी कि आपके ऊपर मैं एक जीवनी मैं लिखूंगी, तो उसके से समझ में आता था कि वो इस चीज़ को लाइक कर रही है। लेकिन एक और किरदार है जिसके वजह से मैं आज आगे बढ़ा हूँ और वो है निंदा करने वाले लोग। ऐसे डॉक्टर्स इस बल्लारशाह के ऐसे कुछ लोग जो निंदा करते थे और बोलते ना रोड पर अगर गड्ढे हैं तो मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, मेरी मानसिकता थी। तो उनका भी एक रोल है जिसकी वजह से मैं आज जिद्दी बना और यहाँ तक पहुँचा। इसमें और जो सहारा मिला मुझे मेरे वाइफ का, मैं चाहूँगा कि जैसे बोलते हैं ना कि हर 7 जन्म तक यही पति चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि 7 जन्म तक यही मेरी पत्नी बने। और इसके वजह से ही मैं सिर्फ अपने फील्ड में ही नहीं तो आज देश के कोने कोने में अगर मैं जा पा रहा हूँ ना तो उसके पीछे मेरे वाइफ का हाथ है। मैं 25-25 दिन घर नहीं आता हूँ, पता नहीं कि कौन से गांव में, पता नहीं किस कोपरे में, किस झोपड़े में मैं जाके लोगों को सेवा देता हूँ। लोग इसके दवाखाने में आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घर पर आए थे, वो हमारे झोपड़े में आए थे, वो गरीब बुढ़िया को दवाखाने में लेके एडमिट करके आए थे। तो उसको उस समय में थोड़ी सी झिझक होती थी, लेकिन समझ में आया कि ये पागल सेवक जो होते हैं, समाज सेवक, इनका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उसने काफ़ी अच्छा साथ दिया, नहीं तो दूसरा कोई होता तो मुझे इसमें रोकता टोकता। उसने मुझे अच्छे से समझा, पहचाना और उसका जो सहयोग मिला, मैं वाकई में मतलब तारीफ करना चाहूँगा कि ऐसी पत्नी हर किसी को मिले। तो यही है मेरे जीवन का सबसे बड़ा सफलता।
जब मैं इस स्टडी को आगे बढ़ा रहा था या मैं अपने जो कॉन्सेप्ट है उसे आगे बढ़ा रहा था तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती ही है और उस कठिनाइयों से ही मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो कठिनाइयाँ मुझे ऐसे नहीं लगता कि मुझे ही आई है, ऐसे बहुत सारे लोगों को आती। मैं हर एक की जीवनी पढ़ते रहता हूँ और मुझे अब मज़ा आने लग गया उसमें। सबसे पहली बात तो ये थी कि नेचुरोपैथी में मैं कर रहा था और रिसर्च करने का नेचुरोपैथी में कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे देश में नहीं है, ये दुख की बात है। और हमारे देश में पढ़े लिखों की ही ये सोच है कि रिसर्च का मतलब विदेश, रिसर्च का मतलब विदेशी तंत्र, विदेशी विचार। यहाँ से मैं बहुत पीड़ित हुआ हूँ और हमारे देश में हेल्थ के ऊपर में सिर्फ एक पैथी को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। ये हमारे देश के लिए बहुत विडंबना की बात है। हमारे यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्वास्थ्य के ऊपर रिसर्च करने के लिए, स्पेशली वैकल्पिक चिकित्सा के लिए। एलोपैथी को ही गॉड बना के रखा गया है, ये मेरे लिए दुख की बात है और मैं अपने जीवन में यही मेरा लक्ष्य बन गया है कि इस दुख को मैं बदल दूं। ऐसा प्लेटफॉर्म हो इस देश में कि जहाँ पे लोग अलग अलग पैथी में भी रिसर्च कर सकें। जब मैंने अपने विषय को कुछ अच्छे लोगों में रखना चाहा, अपने जो जिन्हें हम गुरु मानते हैं, जिनके माध्यम से हम प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं, उनके बीच में जब विषय को रखने की कोशिश की तो उन्होंने भी धुतकारा और कहा कि भाई पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज जैसे बीमारी पे कोई वर्ल्ड बड़ा रिसर्च नहीं है, तो आप कौन से मतलब बहुत बड़े गॉड बन गए। तो उस समय मुझे एक ही चीज़ लगी, मैं उनको जवाब दूं, और वो एक ही था कि आज बल भी किसी व्यक्ति ने रिसर्च किया है, कोई गॉड गिफ्ट किसी को मिला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों ने किया है जो बहुत बड़े विद्वान नहीं थे। विद्वान तो बाद में बना जाता है। तो ये चीज़ शायद कुछ पढ़े लिखों को समझ में अभी नहीं आई है और ये मैं चाहता हूँ कि मेरे इस मैसेज से उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि कोई भी रिसर्च या कोई भी चमत्कार ये स्टडी से ही होता है और छोटा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। तो ये संघर्ष से ही मैंने सीखा और शायद मैं आज इन शब्दों का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। संघर्ष आए हैं बहुत सारे, पैसों की दिक्कतें गई है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था, रिजल्ट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन रिजल्ट्स रखने के लिए मैं नेचुरोपैथी से अब MBBS MD बनकर फिर से रिटर्न में मैं डिग्री नहीं ले सकता था। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। अगर उस समय एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता कि ये व्यक्ति भी MBBS कर सकता है अगर उनके पास कुछ है, तो वैसे प्लेटफॉर्म देश में अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, होना चाहिए। और जो समाज है, मैं समाज के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि घर की मुर्गी हमेशा दाल के बराबर होता है। इसका अच्छा अनुभव मैंने लिया है कि जब कभी आप कुछ अच्छा करते हो या कोई बहुत बड़ा रिसर्च करते हो तो आपके अड़ोस पड़ोस या आपके शहर के जो लोग हैं ये आप पे भरोसा नहीं करते। आपको कुछ तो भी उनको दिखाना होता है कि अब कहाँ से दिखाएंगे भाई, अगर गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं करेगी, कोई ऐसा नया रिसर्च अगर आपको सामने रखना है तो कहाँ से दिखाएंगे। तो वो लोग पहल नहीं करते, आपके पास आते नहीं। तो ऐसे दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, ये रही जर्नी। और साथ में मैंने देखा है कि जहाँ कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करते तो वहाँ कुछ लोग भगवान के जैसे आपके लिए आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं। मैं सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट रखता था, तो मैं नाम भी लेना चाहूँगा। काफ़ी मीडिया के ऐसे लोग हैं, लोकमत पेपर के खेड़ेकर जी है जिन्होंने मुझे इसमें काफ़ी सहयोग किया, पब्लिश किया मेरे चीज़ों को। लोखंडे जी है मतलब मीडिया से जिन्होंने प्रकाशित किया। बीच में लोकमत समाचार मतलब महाराष्ट्र पत्रकार संघ की तरफ से मुझे सम्मानित किया। मतलब लोग एक मीडिया को एक ऐसा स्तंभ समझते हैं कि जो शायद लोग गलत सोचते हैं, लेकिन मेरे समय में बहुत अच्छा उन्होंने मतलब किरदार निभाया और मुझे आगे बढ़ाने में अगर सबसे बड़ा सपोर्ट अगर मुझे बल्लाशाह में किसी चीज़ का मिला है तो वो मीडिया कर्मी का है। तो मैं हर मीडिया कर्मी जो मतलब बल्लाशाह से है खासकर, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके विश्वास और उन्होंने जो मुझे सहारा दिया वो बहुत बड़ा स्तंभ था और मैं उसके वजह से आज आगे हूँ। और साथ साथ कुछ फ्रेंड सर्कल्स, जैसे मैं मंगेश रेगुलवार जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पल पल बताया कि कैसे पब्लिसिटी करनी चाहिए, कैसे इसको पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। ऐसे बहुत सारे हैं। एक पत्रकार हमारे एरिया में ही रहते हैं, विदर्भ महाविदर्भ पेपर से है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया मुझे। मतलब मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा मेरे जीवन में। और साथ साथ कुछ ऐसे दोस्त भी थे, मैं समीर वानखेड़े जी का भी नाम लूँगा। सहारा समय में उस समय थे, उन्होंने एक न्यूज़ भी पब्लिश की थी मेरी, तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मतलब तकलीफों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी मेरे जीवन में आए जिन्होंने मुझे सहारा दिया।
तो ये रही मेरी जर्नी जो तकलीफ़ों से गुजरी, और मैं इन तकलीफ़ों से ही उभर कर सामने आया। मैं समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ, खास करके हर पेरेंट्स को। जब भी मैं समाज में जाता हूँ और बात करता हूँ डायबिटीज़, थायराइड और कैंसर के बारे में, तो हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई मुझे अभी कुछ नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे 20, 22, 23 साल के रिसर्च में मैंने ये पाया है कि कोई परिवार, कोई बच्चा आज सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। जिस प्रकार से आप जो कुछ भी खा रहे हैं ये सुरक्षित नहीं है। जो कुछ भी आपके शरीर में आप ले रहे हो वो सुरक्षित नहीं है। इसकी समझ आपको बढ़ानी पड़ेगी, और यही विषय लेकर मैं समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक विषय। और दूसरा, हमारे देश में सबको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। तो जब कभी कोई व्यक्ति आपके घर पर आए या आपको रोड पर मिले, कोई हैंडबिल्स दे और बताने की कोशिश करे, तो समझदार व्यक्ति का काम है कि वो लेकर पढ़े, देखे, समझे। ये कमी मैंने अपने देश में देखी है। हमारे देश के हर किसी को लगता है कि हम सारी चीज़ें ना आपको बड़े बड़े बिल्डिंगों में मिलती हैं, लेकिन मैंने किताबों से सीखा है और अपने अनुभव से सीखा है कि जो भी सोशल वर्कर अगर आपको मिलेगा ना, तो रोड पर ही मिलेगा। तो ये सोच बदल दीजिए कि देश में कोई अच्छा काम अगर कोई कर सकता है तो पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। पैसे वाले लोग या जो आपको दिख रहा है कि बिल्डिंगों में होता है, ये गलत है। कोई भी सोशल वर्क अगर होगा तो वो जमीन से ही स्टार्ट होगा। तो ये मैसेज है कि हेल्थ को लेकर आप लोग जागरूक हो जाए। हमारे देश में शुगर, बीपी, थायराइड, ये जो बाढ़ आई हुई है ना, ये हमारे ज़्यादा विद्वान बनने की वजह से है कि हम सिर्फ एक ही फील्ड को चुनकर बैठे हुए हैं। हर फील्ड को परखने की कोशिश कीजिए, आयुर्वेद को भी देखिए, होम्योपैथ को भी समझने की कोशिश कीजिए, कौन सी बीमारियां किस पैथी में ठीक होती है, इसकी समझ बढ़ाइए। और ये समझ बढ़ाने के लिए जो कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, उस प्लेटफॉर्म को आप समझिए, वहाँ तक जाइए, ताकि आपकी पीढ़ी में नॉलेज बढ़े। और एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आप एलोपैथी चिकित्सा की तरफ आगे जाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के ज्ञान में कमी आना शुरू हो जाएगी, आप डिपेंड हो जाओगे। अगर आप होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी की ओर अगर आगे बढ़ेंगे, उन 80% बीमारियों के लिए, जो 80% बीमारियां वो फील्ड नहीं ठीक कर सकता, मैं किसी पैथी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ोगे, आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ोगे, तो जो आपका ज्ञान है ये आने वाली पीढ़ी के काम आ सकता है। तो हम उस ज्ञान से पिछड़ते जा रहे हैं। पहले एक ऐसा समय हुआ करता था जिस समय में माताएं बहनें घर के घर में डिलीवरियां कर लेते थे। सर्दी, खांसी, बुखार घर में ठीक हो जाया करता था। अब सादे से सर्दी भी स्वाइन फ्लू और कोरोना के रूप में आता है और हमको बहुत बड़े डॉक्टर्स की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे अज्ञानता की वजह से हुआ है, जो हमने आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी को पीछे छोड़ा है। तो आज मैं हर पढ़े लिखे, हर भारतीय लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और अपनी सोच को समझने के लिए जो किताबें लिखी गई है आगे बढ़ने की दिशा में, तो उनको ज़रूर पढ़िए और अपने बच्चों को भी वो ज्ञान बांटिए ताकि वो अपने हेल्थ को अच्छा कर सके। हेल्थ को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सपने आपके हेल्थ पर डिपेंड हैं। अगर आप हेल्दी हो तो वेल्दी बन सकते हैं, और हेल्दी दो प्रकार से बना जा सकता है, एक ज्ञान से और शरीर से। तो मैं चाहूँगा कि ये मैसेज हर देश के हर नागरिक तक पहुँचे और हम अच्छे हेल्दी और वेल्दी बन सकें। इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये जो 20-22 साल का जो हमारा रिसर्च है हस्बैंड वाइफ का, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम्स हो, यह ज्ञान घर घर पहुँचाना चाहते हैं। तो IMC के माध्यम से हमारे लोग आप तक पहुँचेंगे, और ऑनलाइन जूम के ऊपर में आप ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट्स आप हमसे समझ सकते हैं।
फ़ोन पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बना के रखा है जिसमें सोशल जो लोग हैं आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है, वो सिस्टम आपके सपोर्ट के लिए काम करेगा। तो आप घर बैठे भी मेरे वेबिनार्स ले सकते हैं, आप हमारे सेमिनार्स में आ सकते हैं, मेरे 10 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं, उस वर्कशॉप में आप आ सकते हैं बड़ी बीमारियों को लेकर, और आप सीख भी सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए जो नौकरी में है, जो या हम तक नहीं पहुंच पाता है, तो आप घर बैठे भी हमारी सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। तो मेरे नाम से एक कस्टमर केयर सेंटर भी मैं शुरू कर रहा हूं, जो आपकी फैसिलिटी के लिए आप तक जल्द ही अवेलेबल होगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे लोग आप तक आएंगे। अभी नागपुर, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, आंध्र प्रदेश, MP, बैतूल, हर जगह मेरे लोग हैं जो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो उनका ज़रूर सुनिए और हमसे कनेक्ट होकर इन बीमारियों को देश से निकाल भगाने में आप इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आने वाला कल बहुत खतरनाक है। और मैं समझता हूँ कि आप सारे समझदार लोग हैं और हमें अपने देश को, आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो हेल्थ पर नॉलेज को बांटना बहुत ज़रूरी है। मेरा नॉलेज आप तक पहुँचेगा, आप इसको ज़रूर वेलकम कीजिएगा। थैंक यू। हिमा जी आई, माझी धर्म पत्नी नमस्कार. ही त्यांची आई, नमस्कार. आणि माझे ससुरजी पंजाबराव सोनी, आणि हा माझा मुलगा ऋषिकेश. शुरू में जब डॉक्टर साहब बाहर रहते थे तो काफ़ी परेशानी आई मुझे, और बेटा भी कॉलेज जाने लगा था। आई तो वजूद थी तो उनको कुछ बोल ही नहीं पाती थी मैं। घर का पेशेंट ये सब संभालते संभालते थोड़ा सा तंग हो जाती थी मैं। मगर जब मैं डॉक्टर साहब को बोला 1-2 बार, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं बाहर तो काम करता हूँ, तो वहाँ भी मुझे सब लोगों को देखना है और मैं आपके ऊपर भरोसा करके ही जा पाता हूँ। यदि आप नहीं संभाल पाओगे तो मैं इतना कर ही नहीं पाऊंगा। तो देखा मैंने कि उन्होंने जो भी वहाँ किया है, काम किया है, तो हमेशा मुझे पे भरोसा करके ही किया है। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आने के बाद में कि अरे आपने मेरे मम्मी को खाना दिया या नहीं, या उनकी तबीयत कैसी है, कभी नहीं पूछा मुझे। आज इतने साल हो रहे, और वहाँ जाने के बाद में पता चला मुझे कि जब तक मैं इधर स्ट्रांग नहीं बनूंगी वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए मैंने सोच लिया कि जो भी होएगा अच्छा ही होगा। और डॉक्टर साहब जब बाहर काम करते हैं तो मैं यहाँ अपना काम करती हूँ, और खुश हूँ मैं ये सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों करने का मौका मिला। और घर मेरे मम्मी पापा के भी घर से मुझे ये सब चीज़ों की आदत थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। इस समय मैंने इन लोगों के हाव भाव, विचार, रहन सहन, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, उनकी प्रैक्टिस को देखते हुए, हमें एक ऐसा महसूस हुआ कि यह लड़का कुछ आगे चल करके अच्छी तरक्की करेगा। और जैसे मैंने सोचा था उसी तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल निभा करके लोगों की सेवाएं की। और उसके रिजल्ट मेरे कानों पर जब आते थे तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं देखता हूँ कि आगे चल करके बहुत वो तरक्की करेंगे। हर पेरेंट्स होते हैं, वैसे मेरे भी पेरेंट्स हैं, पर जैसे मेरे पेरेंट्स इतने बिजी होते हुए भी मेरे लिए इतना वक्त निकालते हैं। और मेरे पेरेंट्स ये जो फील्ड में है, वो फील्ड की वजह से मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ उस वक्त मेरे को बाहर बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। और हर पेशेंट मेरे मम्मी पापा की बहुत तारीफ करते हैं। मेरे फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आपको ऐसे मम्मी पापा मिले। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे हर जन्म यही मांगा था।
है।